गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर ग्रेविटेशनल को। ये वीडियो आपके पास सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस कर लिया है। टॉपिक का नाम था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और आज की इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये टॉपिक फर्स्ट टॉपिक से काफी हद तक रिलेट करता है। कैसे करता है आपको धीरे धीरे पता लगेगा। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रेविटी क्या होती है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ किसे बोलते हैं। तो यहां पर ये वर्ड जो आपको दिया हुआ है ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ये दोनों ही वर्ड आपके पास या दोनों ही स्टेटमेंट आपके पास एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो जानिए इसके बारे में क्या है। ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट्स सिचुएटेड नियर टू इट्स सरफेस और नियर इट। जैसे कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, यूनिवर्स में अगर आपके पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है आपके पास, ऑब्जेक्ट ए एंड बी, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात हमें क्लियर हो गई थी फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। इसी के साथ आपको एक बात याद करनी है आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग, कि अगर इन दोनों में से कोई भी ईदर वन ऑफ देम अगर आपके पास अर्थ हो जाए, इधर ए और बी, अगर आपके पास ए अर्थ हो जाए या फिर आपके पास जो बी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ हो जाए, तो वो पूरा का पूरा कंसेप्ट यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन अब उसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। समझ में आ गया आपको बात। ये इन दोनों ही टॉपिक्स में बहुत ही कम डिफरेंस है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट अदर देन अर्थ हैं फ्रॉम यूनिवर्स, यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में से अर्थ को छोड़कर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज करो मून और सन, तो अर्थ नहीं है ना, तो वहां पर हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, लेकिन अगर दोनों में से एक भी अर्थ हो जाती है तब हम उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो जैसे हमने वहां पर इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट की थी, कैसे फाइंड आउट की थी आपको याद करा देते हैं। दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सपोज करो दोनों का मास है m1 m2, तो जो फोर्स होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास एक रिजल्ट आया था, और वो रिजल्ट था हमारे पास F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्केयर। बिल्कुल सेम काम हमें आज करना है यहाँ पर दोबारा, लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि इन दोनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपका अर्थ होना जरूरी है। तो डेरिवेशन का पार्ट और करने का तरीका बिल्कुल पहले की तरह ही रहेगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दो ऑब्जेक्ट। हमें क्या चाहिए, दो ऑब्जेक्ट। तो हमने ऑब्जेक्ट मान लिए यहां पर ये लाइक दिस, एक ऑब्जेक्ट आपके पास है ये और एक ऑब्जेक्ट आपके पास है ये। जो ये वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ को, क्योंकि ग्रेविटी के अंदर अर्थ, एक ऑब्जेक्ट अर्थ होना जरूरी है। तो हमने ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो ए माना था, सपोज करो वो हमने ले लिया अर्थ। तो अर्थ के लिए रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल आर, मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम, और ये जो जीरो है ये जीरो नहीं है, ये है ओ, सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने ले लिया एनी ऑब्जेक्ट, और उसका मास हमने ले लिया स्मॉल एम, क्योंकि अर्थ से वो बहुत स्मॉल साइज का है, इसीलिए हमने इसे रिप्रेजेंट करा है स्मॉल एम से। और मास ऑफ अर्थ हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल एम से, और रेडियस ऑफ अर्थ भी हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो जो भी हमने यहाँ पे लिखा है उसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पार्ट लिखेंगे। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम, दिस वन, बी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि हमने से क्या किया है, सरफेस ऑफ द अर्थ पर हमने उसे प्लेस कर दिया है। ठीक है, एंड द अर्थ ऑफ मास कैपिटल एम, जो मास ऑफ अर्थ है वो आपके पास क्या है, कैपिटल एम है। देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक्चुअली में रेडियस ऑफ अर्थ होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ ऑब्जेक्ट और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किस बात को रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा आपका रेडियस ऑफ अर्थ को। ठीक है, यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमने बिल्कुल सेम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेरिवेशन की तरह यहां पर फॉलो करना है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट एज पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विल बी दिस, बिल्कुल सेम।
जैसे हमने पहले किया था वैसे ही है, अगर आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ना चाहते हो, इलेबोरेट करके कैसे पढ़ सकते हो, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एक मास आपके पास है कैपिटल एम और एक मास आपके पास है स्मॉल एम, तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस एम इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या आपके पास आर है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साइन को इज इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फैक्टर को इन्वॉल्व करेंगे एंड दैट फैक्टर इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो आपके पास सीधा रिजल्ट ये है, और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि रिजल्ट कैसे आया, तो आप इसके लिए फॉलो कर सकते हो ये स्टेप्स। ओके, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया ग्रेविटी। ग्रेविटी को हम एक नाम और से जानते हैं, वो नाम क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ का मतलब क्या है, एक्चुअल मतलब, प्रैक्टिकल मतलब क्या है कि अर्थ किस फोर्स के साथ एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, क्लियर होगी बात। जैसे मान लो ये मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं अगर ड्रॉप करता हूं तो ये मार्कर नीचे गिर गया। क्यों गिर गया, क्योंकि अर्थ ने इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और यू कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट ये है आपके पास, नोटेड पॉइंट है, इसे आपने हमेशा हमेशा याद रखना है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन जनरेट करेगा आपके माइंड में जिसका आंसर आपको लेटर ऑन मिलेगा। ठीक है, बाद में मिलेगा, या तो इसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखो ध्यान से सुनो, व्हेन द अर्थ अट्रैक्ट्स ए गिवन ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स एफ, ये बात हमें समझ में आती है कि अर्थ अपनी तरफ एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद ए फोर्स कैपिटल एफ, और उसका प्रॉपर फॉर्मूला आपके पास क्या है, ये है G into capital M, which is the mass of the earth, into small m, which is the mass of object like this। ये जो मार्कर था इसके मास को हम कंसीडर करेंगे, and the radius of the earth। इसके बाद the given object also attract the earth towards itself with an equal force। ये हमें कैसे पता लगा है, because of the Newton third law of motion। जैसे मान लो ये आपके पास मार्कर है, ये मार्कर को ड्रॉप करते ही ये मार्कर अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, फॉल डाउन कर जाता है। उसी तरह से जो ये मार्कर है, ये मार्कर भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है विद द सेम फोर्स गिवन बाय दिस फॉर्मूला। लेकिन अब आप लोग कहोगे कि ये तो हमें शो हो रहा है कि इस पेन को ड्रॉप किया, पेन नीचे आ जाता है, ये हमें दिख रहा है, हमें पता है, लेकिन अर्थ क्यों नहीं जाती पेन के पास या किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, इस बात का आंसर आपको बाद में मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने डिस्कस किया ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के बारे में। ये था हमारा आज वीडियो का पहला टॉपिक। आई होप कि आपको पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है इसी वीडियो के सेकंड टॉपिक की, और सेकंड टॉपिक हमारे पास है फ्री फॉल। सेकंड टॉपिक हमारे पास है आज की वीडियो का फ्री फॉल। आपको जब भी टाइम मिलता है इस वीडियो में आप स्क्रीनशॉट लेते रहा करो पूरे कंप्लीट बोर्ड के, ठीक है, ताकि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और जहां पर भी आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, तो आपने क्या करना है, वीडियो को 10 से 15 सेकंड रिवाइंड करना है, उसके बाद आपको दोबारा से ध्यान से सुनना है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड टॉपिक हमारे पास है फ्री फॉल। फ्री फॉल, और यू कैन से fall under the, free fall, और नहीं, फ्री फॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम फ्री फॉल का मतलब समझेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है वो समझेंगे, और उसके बारे में भी आपके पास एक छोटी सी डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, फ्री फॉल का मतलब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, ग्रेविटी अलोन, उसे हम बोलते हैं फ्री फॉल मोशन। जैसे मान लो मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं ड्रॉप करता हूं, तो जैसे इस मार्कर को ड्रॉप किया
ड्रॉप करने पर अगर इसके चारों तरफ कोई भी एनवायरनमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके पास, ग्रेविटी है, नो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसे कहा जाता है फ्री फॉल। उसे क्या कहते हैं हम, फ्री फॉल कहते हैं। जैसे सपोज करो ये आपके पास मार्कर है, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, ड्रॉप करने पर क्योंकि यहाँ पर सराउंडिंग एनवायरनमेंट है तो हम उसे फ्री फॉल अप्रोक्सीमेटली नहीं कह सकते या फिर परफेक्ट वे में नहीं कह सकते। लेकिन अगर यहाँ पर वैक्यूम होता, सपोज करो यहाँ पर वैक्यूम होता, यहाँ पर एयर ना होती, तो उस समय जब हम इसको ड्रॉप करते तो उसे हम बोलते हैं फ्री फॉल। या फिर अगर मैं इसको थ्रेड से बांध के, इस मार्कर को थ्रेड से बांध के अगर फॉल करता हूं तब भी वो फ्री फॉल कैटेगरी में नहीं आएगा। फ्री फॉल कैटेगरी कंडीशन क्या है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, इसके अलावा वहां पर कुछ नहीं होना चाहिए, एयर या एयर रेसिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे एयर क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एयर से जनरेट होता है एयर रेसिस्टेंस, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो फ्री फॉल किसे कहते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन। तो आपको फ्री फॉल का मतलब क्लियर हो गया है। अब इसी के साथ आपके साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है, या फिर इसी टॉपिक को हम अगर आगे एलोबरेट करते हैं तो बनता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये वर्ड भी आपके पास कोई नया वर्ड नहीं है, आपको एक्सेलरेशन वर्ड का मतलब पता है ना आपको एक्सेलरेशन का मतलब, फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा भी था। और इसे हम रिप्रेजेंट करते थे ए से, स्मॉल ए से इसे रिप्रेजेंट किया जाता था। लेकिन अब इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ एक्सेलरेशन वर्ड नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्ड है, और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इस जी को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, और इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन भी आपके पास है, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। डेरिवेशन में सबसे पहले आप लिखोगे फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ expression, we know that F is equal to capital G capital M into small m डिवाइड बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। यहां से हमें एक एक्सप्रेशन पता है, ये डेरिवेशन हम कर भी चुके हैं कि ये कैसे इक्वल होता है, आपको बताया था, प्रोडक्ट ऑफ मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और फिर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट यहां पर प्लेस कर दिया था, ठीक है। तो ये आपको एक एक्सप्रेशन आपको पता है, इसे हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, we know that force exerted by earth on an object is given by this formula, F is equal to mg, ठीक है। F is equal to m में होता है, वो कब होता है, लीनियर मोशन के केस में होता है। तो यहां पर क्या है, वर्टिकल मोशन केस है, इसीलिए mg, जो भी आपको यहां पर बताया भी था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो मस्ट भी क्या होना चाहिए, राइट साइड इनकी इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या होगा, एम जी इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपस में आपकी इक्वल होंगी। अब यहां से हमें एक बहुत ही छोटा सा स्टेप करना है और हमारे पास इस स्मॉल जी की डेरिवेशन यानी स्मॉल जी का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। हमें करना क्या है, देखो यहां पर भी स्मॉल एम है, यहां पर भी स्मॉल एम है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट कर देंगे और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये है आपके पास कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंप्लीट एक्सप्रेशन आपके पास यहां पर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप आपको पता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट या व्हेन अर्थ एक्सर्ट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इन दोनों को कंपेयर किया और हमारे पास m से m कट कर दिया और हमारे पास स्मॉल g की वैल्यू आ गई कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और ये इक्वेशन
जितनी इजी है उतनी ही इंपॉर्टेंट भी है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अभी आपको पता लग जाएगा, इतना आप यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। तो मेन पॉइंट अब यहां पर क्या आ गया, इस इक्वेशन से रिलेटेड, इस इक्वेशन से रिलेटेड आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पे नोट करनी है कि यहां पर हेयर मास ऑफ ऑब्जेक्ट एलिमिनेट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एलिमिनेट हो चुका है। स्मॉल m की वैल्यू यहां पर नहीं है। अब स्मॉल m की वैल्यू यहां पर नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब यह है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनवायरमेंट और व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, ठीक है, जैसे मार्कर है, तो इस मार्कर को जब हम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन यानी कि फ्री फॉल की कंडीशन में फॉल करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। उसी तरह से ये चौक भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्लियर हो रही है आपको बात? ये मार्कर भी अट्रैक्ट होगा, ये चौक भी अट्रैक्ट होगा। और अगर मैं कुछ और ले लेता हूं, सपोज करो यहां पे डस्टर ले लेता हूं, ये डस्टर, इस डस्टर को अगर मैं रिलीज करता हूं तो ये भी क्या होगा, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब वो अर्थ की तरफ फॉल करेगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, तो उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या है, फ्री फ्रॉम द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट, इसका मास कुछ भी हो सकता है, सपोज करो इसका मास है 50 ग्राम, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा हैवी है, सपोज करो इसका मास है 100 ग्राम, 50 ग्राम 100 ग्राम। तो जैसे ही मैं इन दोनों को सेम हाइट से सेम टाइम पे रिलीज करता हूं, दे विल फॉल या दे विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, दे विल रीच एट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझने की कोशिश करो। व्हेन वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट, व्हेन वी ड्रॉप टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट साइजेस, they will reach the ground, they will reach the ground at the same time because they feel the acceleration due to gravity which is free from the mass of the object। वो mass of the object पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ अट्रैक्ट करती है। और इस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ये मैटर नहीं करता कि आपके पास एक 50 ग्राम का ऑब्जेक्ट है या 5 ग्राम का ऑब्जेक्ट है। अगर आप दोनों को सेम हाइट से सेम टाइम पे रिलीज करते हो, दे विल रीच द अर्थ एट द सेम टाइम, दे विल रीच एट द अर्थ एट द सेम टाइम। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इस चीज को दो साइंटिस्ट, एक है गैलीलियो और एक है रॉबर्ट बॉयल्स, इन्होंने टेस्ट भी किया है। ठीक है, इन्होंने इसे टेस्ट भी किया और टेस्ट करने पर यह पाया कि दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स पर फॉल करते हैं। एक है गैलीलियो, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था टावर ऑफ पीसा पर। टावर ऑफ पीसा पर इन्होंने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट लिए डिफरेंट मासेस के। एक ऑब्जेक्ट ऑब्वियस बात है कि थोड़ा बड़े साइज का होगा और एक ऑब्जेक्ट स्मॉल साइज का होगा। दोनों को सेम हाइट से, सेम हाइट और सेम टाइम पर रिलीज किया, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर ग्राउंड को टच करते हैं। टच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। और यही एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट बॉयल ने भी किया था। इन्होंने कैसे किया था, इन्होंने थोड़ा सा साइंटिफिकली किया था। कैसे किया था, इन्होंने एक जार बनाया, ग्लास जार, और इसके अंदर इन्होंने लिया एक फेदर यानी कि एक पंख, और एक इन्होंने लिया था गोल्ड कॉइन यानी कि सिक्का एक। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इसके अंदर से जितनी भी एयर थी उसे बाहर निकाल दिया था, रिमूव एयर। और एयर को रिमूव करने के लिए उन्होंने क्या किया था, वैक्यूम पंप की हेल्प ली थी और खुद डिजाइन किया था सारा का सारा। एक ग्लास जार लिया, ग्लास जार के अंदर फेदर और एक गोल्ड कॉइन प्लेस किया, उसके अंदर की सारी एयर को रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव किया, टू अटेन
द कंडीशन ऑफ ग्रेविटी अलोन, टू अटेन द कंडीशन ऑफ ग्रेविटी अलोन। तो उस समय क्या था, यहां पर आपके पास था आपका गोल्ड कॉइन और यहां पर उसके पास था फेदर। और आप समझ सकते हो फेदर का वेट कम, मास कम होगा, कॉइन का मास ज्यादा होगा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस ग्लास जार को इन्वर्ट कर दिया। ग्लास जार को जैसे यहां ऐसे रखा हुआ था, फिर एकदम से ऐसे कर दिया। और इन्होंने ये देखा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ये दोनों ही ऑब्जेक्ट यानी कि फेदर और ये आपके पास गोल्ड कॉइन will reach at the same will reach at the same टाइम, वो दोनों सेम टाइम पर रीच करते हैं टू फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जब वो इसे इन्वर्ट करता है। तो यहां से उन्होंने इस चीज को प्रैक्टिकली भी बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डजंट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मींस इफ यू आर हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 1 kg and 100 kg and drop them from the same height at the same time, they will reach the ground at the same time, या फिर they will reach the touch ground at same time, same time पर वो ग्राउंड को टच करेंगे। क्लियर होगी बात आपको यहाँ पर? तो यहाँ पर हमने फ्री फॉल को भी समझा और हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी समझा, उसके एक्सप्रेशन को भी समझा और उसके एक्सप्रेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंस है हमने उसे भी समझा। अब बारी आती है जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम क्या करना चाहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमें क्या पता होना चाहिए, हमें तो जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए और हमें जी का फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला पता होने के बाद क्या पता होना चाहिए, उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमें यहां पर इन तीनों पैरामीटर की वैल्यू पता है। जी की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अगर यूनिट लिखना चाहते हो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद मास ऑफ अर्थ विच इज 6 इंटू 10⁻24 केजी। 6 इंटू 10⁻24 यानी कि 6 के बाद 24 जीरो आपको लगानी पड़ेगी। उतने किलोग्राम वेट मास हम एज्यूम करते हैं अर्थ का। फिर बारी आती है रेडियस ऑफ अर्थ विच इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये हमारे पास दी हुई है वैल्यूज और इन्हीं वैल्यूज को सॉल्व करके हमें इस जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। 6.67 इंटू 10⁻11, 6 इंटू 10⁻24, 6.4 इंटू 10⁻6 और इसका स्क्वायर, ध्यान रखना स्क्वायर है, आर स्क्वायर होता है। तो अब इसे कैसे करेंगे, 6.67 इंटू 10⁻11, 6 इंटू 10⁻24, 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 और इन दोनों को कंबाइन करके क्या बन जाएगा, टोटल बन जाएगा 10⁻12। बस आपको इनको सोल्व करना है। सोल्व करते हुए सबसे पहले ध्यान से सुनो, आपने इन जीरोस को सेपरेट सोल्व करना है और इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सेपरेट सोल्व करना है। तो जब आप 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आएगा 40.2। आपके पास आंसर क्या आएगा, 40.2 इंटू 10⁻11 प्लस 24 और 10⁻⁻12, इसको मैं इसमें इन्वॉल्व कर लेता हूं तो ये बन गया -12 डिवाइडेड बाय, जब मैं 6.4 इंटू 6.4 करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 40.9। ये सब मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर रखी है, तो आप लोग करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। अब ध्यान से देखो 40.2, 40.9, 10⁻⁻11 -12 कितना हो जाएगा, -23 और ये है +24, तो बचेगी एक वैल्यू। तो यहां पर 10⁻1 विच इज इक्वल टू 10 और आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट आ जाएगा। डिवाइड 400.2 टू 40.9 और जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। मींस जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड हमारे पास हमारी इस जी की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ गई है। ये वही एक्सेलरेशन है जो अर्थ प्रोड्यूस करती है इन एन ऑब्जेक्ट, या फिर अर्थ जिस एक्सेलरेशन के साथ
एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वही एक्सेलरेशन हमारे पास ये दी हुई है। ओके, तो अभी हमारे 3 टॉपिक हो गए, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका एक्सप्रेशन, उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, फ्री है, फ्री फ्रॉम द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, फ्री फ्रॉम द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी आपको क्लियर कर दिया मैंने कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, डिफरेंट साइजेस के हैं, डिफरेंट मास के हैं, अगर आप उनको सेम हाइट से सेम टाइम पे रिलीज करते हो, दे विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ओके, तो यहां पर हमारे 3 मेन टॉपिक हो गए हैं। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक छोटा सा पढ़ लेते हैं, और वो है हमारे पास वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो जी वैल्यू है, ये वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन या फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, और कैसे करती है हमें वो भी बताना है। ठीक है, समझो यहां पर ध्यान से। अब ये है हमारे पास हमारी अर्थ, ठीक है, ये है हमारे पास हमारी अर्थ। अब एक ऑब्जेक्ट सपोज करो इसके सरफेस पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट जो है सरफेस पे रखा हुआ है, तो सरफेस पर होने की वजह से जो जी की वैल्यू उस ऑब्जेक्ट पर लगेगी वो लगेगी 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, आपको सबसे पहली बात ये समझनी है। दूसरी बात, अगर ये ऑब्जेक्ट सरफेस से थोड़ा सा ऊपर चला जाए, यानी कि रेडियस से प्लस चला जाए, रेडियस से प्लस जाने का मतलब क्या होगा, आर प्लस एच हो जाएगा। ये क्या हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है। अब ये ऑब्जेक्ट पहली कंडीशन में सरफेस के ऊपर रखा हुआ था, तो जी वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी हाइट पे ले जाया जाए, मींस जो ऑब्जेक्ट है उसकी हमने हाइट को इंक्रीज कर दिया, उसकी हाइट को नहीं, उसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके चले गए हाइट पर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, जी वैल्यू डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड और यू कैन से हाइट, एल्टीट्यूड और यू कैन से हाइट। जो जी वैल्यू होती है वो हाइट के साथ डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम सरफेस में एक होल करके अंदर की तरफ ले आए, सपोज करो इस ऑब्जेक्ट को थर्ड कंडीशन में हम यहां पर ले आए, इधर अर्थ के सरफेस को डिग किया हमने, इसको खोदा और उसके बाद वहां ले चले। अब यानी कि यहां पर केस कौन सा बनेगा, यहां पर केस बनेगा डेप्थ का। तो इस केस में भी जी वैल्यू डिक्रीजेस विद द डेप्थ ऑफ द जी वैल्यू डिक्रीजेस विद द डेप्थ ऑफ द डेप्थ बिलो द सरफेस, डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द। बस ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, वो याद रखना है आपको। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं आपको याद रखना। फर्स्ट केस में क्या है, ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रखा है, सरफेस पे रखा है, तो वैल्यू क्या होगी जी की, 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। दूसरी कंडीशन में कहां रख दिया ऑब्जेक्ट को, कुछ हाइट पे रख दिया है, तो क्या होगा, सिर्फ ये बात ध्यान होनी चाहिए, जी वैल्यू डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द हाइट या एल्टीट्यूड। थर्ड कंडीशन में क्या किया है, हमने उसे बिलो कर दिया है, डेप्थ पर अर्थ को खोदकर डिग किया उसके अंदर, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट को फिर वहां पर प्लेस किया, तो जी की वैल्यू उस ऑब्जेक्ट पर जो लग रही है फिर भी क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगी। फोर्थ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ द ग्रेविटी पे रख दें, सेंटर ऑफ द अर्थ पे रखें, इफ एन object is placed at the center of the earth, तो क्या होगा, उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, जो g की वैल्यू है ये आपकी 0 हो जाएगी, g वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0। इसको समझ भी सकते हैं कि यहां पर क्या थी, मैक्सिमम थी 9.8, तो क्या होगा, जैसे जैसे धीरे धीरे सेंटर की तरफ मूव करेगी तो क्या होगा, डिक्रीज करेगी, तो एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये 4 कंडीशन यहां पर हमेशा हमेशा
याद होनी चाहिए। ठीक है, ये 4 कंडीशन आपको हमेशा हमेशा याद होनी चाहिए। और इसके साथ 2 कंडीशन और समझ लो यहाँ पर, क्योंकि जो अर्थ है वो हमारे पास पोल्स और इक्वेटर्स में डिवाइडेड है। अर्थ हमारे पास पोल्स और इक्वेटर में डिवाइडेड है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो जी की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है एट द पोल और मिनिमम होती है एट द इक्वेटर्स। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। जी वैल्यू इज मैक्सिमम एट द पोल एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। मिनिमम एट द इक्वेटर। ओके, अब इसके अंदर वैसे आपको याद रखनी है सिर्फ ये चीजें। ठीक है, लेकिन इसके लिए छोटी सी एक हिंट आपको मैं दे देता हूं कि आपको याद कैसे रख सकते हो। फॉर्मूले से भी याद रख सकते हो, क्योंकि जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, आर पे डिपेंड करती हैं। वो किस पे डिपेंड करती हैं, आर पर। ये ऑप्शनल है। अगर आपको सिर्फ ये बातें समझ में आती हैं, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स को याद रखना। ये एमसीक्यूज और 1 मार्क्स के अंदर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, वो इस वजह से पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले की वजह से। तो यहां पर हाइट के केस में आपके पास एक स्पेशल फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद रखना तो छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात आपके लिए नहीं है। ये आपके पास +1 में दोबारा आएगा, +1 में। ठीक है, तो हाइट के केस में आपके पास एक एडिशनल फॉर्मूला ये बनता है। आप ये फॉर्मूला हमेशा हमेशा याद रखोगे। और डेप्थ के केस में आपके पास फॉर्मूला बन जाता है, इसे h बना देते हैं। और डेप्थ के केस में आपके पास फॉर्मूला बनता है ये वाला। ठीक है, डेप्थ के केस में आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। मतलब याद नहीं रखना, मतलब अगर रखना चाहते हो रख सकते हो, +1 में दोबारा आपके पास रिपीट होगा। ये जो कंडीशन आई है वो इसी फॉर्मूले से आई है। कैसे आई है कि हमें जी वैल्यू निकालनी थी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहां पर सेंटर ऑफ द अर्थ पर जो डेप्थ होती है वो क्या हो जाती है, इक्वल टू आर हो जाती है। तो यहां पर क्या होगा, इस फॉर्मूले में जी डी यानी कि एट द पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो यहां पर इंटू जी 1 माइनस आर बाय आर। आर बाय आर से कट गया, 1 बन गया, 1 माइनस 1 0। और इसीलिए आपके पास जी डी की वैल्यू क्या आ जाती है, आपके पास जी डी की वैल्यू आती है 0। तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वाई ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। ये इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट याद रखनी है। उसके बाद बारी आती है वाई जी वैल्यू इज मैक्सिमम एट द पोल। वाई जी वैल्यू इज मैक्सिमम एट द पोल। जी वैल्यू जो आपके पास है वो मैक्सिमम है पोल पर और मिनिमम है आपके पास इक्वेटर पर। तो वो किस वजह से है, वो इस फॉर्मूले की वजह से है। क्योंकि जो पोल्स होते हैं, पोल्स पर जो अर्थ आपके पास है वो इस तरह से है, जैसे हम उसको स्फेरिकल मान लेते हैं, लेकिन वो आपको पता है स्लाइटली ओवल शेप में होती है, इस तरह से। तो ये है आपके पास इक्वेटर और ये आपके पास है पोल। पोल पर जो रेडियस की वैल्यू बनती है वो आपके पास कम वैल्यू बनती है, और कम वैल्यू होने की वजह से, और जी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, तो आर वैल्यू जो है वो पोल के लिए क्या होती है, लेस होती है। इसीलिए जी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये रख सकते हो। तो चलिए हम इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते, अगर मैं आपको ज्यादा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने सिर्फ और सिर्फ ये जो आपको स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए और लेफ्ट साइड वाले को नोट कर लीजिए जितना आप कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको आज हमने लगभग 4 पॉइंट्स सिलेबस के डिस्कस किए हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, आपको समझ में आए होंगे। तो थैंक यू इसी के साथ, और आज की वीडियो फिनिश करते हैं।